वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल अभी बीच बीच में प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 रहने वाला है, जिसमें हम फिर से एनसीईआरटी के बेस्ड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सीटेट के लिए। तो सारे प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे देती हूँ। और टॉपिक की सीरीज़, कोई भी सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़, उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। देखिए, बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम रिवीजन कराइए। रिवीजन भी मैं कराऊंगी, परेशान ना हो। जैसे ही तुरंत कोई नोटिफिकेशन आता है कि पेपर कब होगा, तुरंत उसी दिन से सारा रिवीजन रेगुलर वीडियो के साथ शुरू हो जाएगा। तो आप परेशान उस चीज़ के लिए ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द, मानवों में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है। देखिए, जो ह्यूमन होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जायगोट। और जायगोट जो होता है ना, वो ओविडक्ट अंड वाहिनियों से होते हुए कहाँ पहुँचता है, फीमेल के यूट्रस में पहुँचता है, गर्भाशय में पहुँचता है। और गर्भाशय में जाकर वो जायगोट आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, मल्टी सेलुलर, वहाँ पर एम्ब्रियो में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। और वही भ्रूण जो है वो डेवलप्ड करता है आगे चल के। तो ये जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग का, वो कहाँ होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूट्रस में, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट, पिक द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है, उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण यहाँ पर हमें चुनना है। देखिए, मेल अपना गैमेट कहीं और रिलीज करता है, फीमेल अपना गैमेट जो होती है वो कहीं और रिलीज करती है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाह्य निषेचन है। तो जब ज़्यादा अमाउंट के गैमेट होंगे, तो उनमें से कोई एक गैमेट क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। क्योंकि इनमें से जो बहुत से इनके गैमेट होते हैं वो अदर एनिमल खा जाते हैं, या वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा अमाउंट के गैमेट होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, चांसेस बेटर हो जाएगा किसका, फर्टिलाइजेशन का। तो इसलिए जो जिनमें बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, उन एनिमल में नंबर ऑफ गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, जस्ट टू इंश्योर द बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बेहतर अवसर हो सकें, ताकि फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज। मानवों में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंत स्थापित हो जाती है, वह क्या होती है। अभी हमने पीछे देखा था, वह आपका होता है एम्ब्रियो, भ्रूण। भ्रूण ही आपके यूट्रस में जाता है, और वहाँ पर उसकी गर्भाशय की जो भित्ति है, वॉल है, वहाँ पर जाकर एम्बेडेड हो जाता है, और वहाँ से वो पोषक तत्व लेता है मानव के शरीर से। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल इज द। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है, वह क्या है, एम्ब्रियो यहाँ पर नहीं होगा, भ्रूण नहीं होगा, ये तो बाद में होता है। मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन से क्या उत्पन्न होता है, जायगोट उत्पन्न होता है, युग्मनज उत्पन्न होता है। और यही हमारा वो सेल होता है जो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कराता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जायगोट, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, दो तरह के सेल होते हैं, यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक। यूक्रियोटिक वो सेल होते हैं जो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। उनके अंदर अच्छा सा क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस उनके अंदर होता है। लेकिन जो प्रोक्रियोटिक होते हैं ना, वो आपके सिंगल सेल होते हैं, एकल कोशिका होते हैं, और उनके अंदर केंद्रक भी नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, नील हरे शैवाल हो गए, वो आपके प्रोक्रियोटिक हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है यूक्रियोटिक के बारे में कौन सा कथन सही है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है और उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये बात हो गई गलत। दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जी हाँ, इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यूक्रियोटिक में ऐसा होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी यूक्रियोटिक सेल हैं, तो हमारे अंदर भी वेल डिफाइंड
डिफाइंड न्यूक्लियस है। दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी हाँ, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है तो उनकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूक्रियोटिक सेल, ये बात गलत है, ये तो आपके प्रोक्रियोटिक होते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं, तो ये वाली बात हो गई गलत। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल, ये तो गलत है, ऊतक जो होते हैं वो असमान नहीं समान कोशिकाओं का समूह होता है, तो ये बात हो गई गलत। एंड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल, जी नहीं, ऑर्गन के अंदर तो अलग अलग तरह के ऊतक होंगे और उनमें अलग अलग तरह के सिमिलर टाइप ऑफ सेल होंगे, तो यहाँ पर सारे सेल एक से होंगे, ये बात भी यहाँ पर क्या है गलत। एक अंग समान कोशिकाओं का बना होता है, जी नहीं, उसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग टिश्यू में होती हैं। वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में रिक्तियाएं नहीं होती, ये बात भी गलत है। पादप सेल में जो रिक्तियां होती हैं ना वो थोड़ी बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, जो प्राणियों की सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है। तो दोनों में ही, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही आपका वैक्यूल्स होता है, रिक्तिकाएं होती हैं। बाद में ऑप्शन नंबर डी है, प्रोक्रियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जी हाँ, यही बात यहाँ पर सही है, प्रोक्रियोट्स में केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, ये प्रोक्रियोट्स हैं और उनके अंदर केंद्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चीक सेल्स डू नॉट हैव, कोपल कोशिकाओं में नहीं होता। देखिए यहाँ पर प्लास्टिड नहीं होगा क्योंकि ये जो लवक होता है ना, ये खाली प्लांट सेल के अंदर होता है, ये आपका पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिका जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर नहीं होता, तो प्लास्टिड जो है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म गिवन बिलो, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल इज, नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समूचों को देखिए, प्राणी कोशिकाओं के संदर्भ में सही समूचय कौन सा है, और ये हमने नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो प्लास्टिड होता है ना, जो लवक होता है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। सेम ऐसे जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये भी खाली आपकी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी बाहर, क्योंकि हमें वो कॉम्बिनेशन बताना है जिसमें खाली एनिमल सेल हैं। सेम ऐसे जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, ये भी आपका खाली प्लांट सेल के अंदर होता है, पादप कोशिकाओं में होता है, आपका एनिमल सेल में नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी आउटर लेयर होती है, जो पूरा स्ट्रक्चर प्रदान करती है आपकी कोशिका को और जो आदान प्रदान भी देखती है चीज़ों के आने जाने का, तो वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी गिविंग जो होती है, ठीक है, वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया देखता है। राइबोसोम हो गए जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, उनके सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, और आपके क्रोमोसोम हो गए जो लिंग निर्धारण में मदद करते हैं, गुणसूत्र जो केंद्रक के अंदर होते हैं, चारों ये होते हैं एनिमल सेल के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द पेयर दैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोक्रियोट्स इज, निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ियों को देखिए, प्राकेंद्रियों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी को हमें बताना है, और मैंने बार बार बताया जो प्रोक्रियोट्स होते हैं वो आपके सिंगल सेल होते हैं और उनके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस भी नहीं होता। मॉस और स्पंज जो है ये आपके फंगाई के अंदर आते हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। और मैंने एग्जाम्पल अभी बार बार पीछे भी बोले हैं, जीवाणु और नील हरी शैवाल जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, प्रोक्रियोट्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं और इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। बाकी जो अमीबा है वो आपका भले ही सिंगल सेल है लेकिन इसके अंदर केंद्रक होता है, तो ये आपका यूक्रियोटिक है। ऐसे ही जो पेनिसिलियम और स्पायरोगायरा हैं ये भी आपके फंगाई के अंदर होते हैं और ये भी आपके यूक्रियोटिक होते हैं, प्रोक्रियोटिक नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल लिस्टेड बिलो, नेम द पार्ट दैट इज कॉमन टू प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड अ बैक्टीरियल सेल। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है, और वो होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये सभी के अंदर होती है। बाकी क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता,
होता। ऐसी अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो ये भी एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। ऐसी अगर मैं न्यूक्लियस केंद्रक की बात करूँ तो ये आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होता। लेकिन एक सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली ऐसी है जो सबके अंदर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रेड डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये हमें बताना है। और ये हमने नोट्स में पढ़ा है, जो हमारे एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल होते हैं, संकटापन्न पादप और प्राणी हैं, उनका रिकॉर्ड ही रेड डेटा बुक में होता है। जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, फ्यूचर में जो खत्म हो सकते हैं, जो संकट में हैं, उनका रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में होता है। जो खत्म हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होता, जो होने वाले हैं, जो कगार पर हैं, उनका रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर 3 और 4 सही हो जाएगा। एंडेंजर्ड प्लांट और एंडेंजर्ड एनिमल, संकटापन्न पादप और संकटापन्न प्राणी जो संकट में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 3rd एंड 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सही है। देखिए, जो नेचुरली एक एरिया होता है जहाँ पर एनिमल प्लांट्स रह रहे होते हैं अपने घरों में, तो उस एरिया को बचाने के लिए ही उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर क्या होता है, जानवरों को पकड़ना या उनका शिकार करना सख्त रूप से मना होता है। तो यहाँ पर कौन सा फीचर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना होता है। बाकी ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं होते। आर्टिफिशियली क्रिएटेड तो आपके जू होते हैं, ये नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जहाँ कोई जंगल वगैरह है वहीं पर ये रहते हैं, और उसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बाहर। इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल, खाली जो विलोपमुखी हैं या संकटापन्न है खाली उनके लिए नहीं, ये किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ घोषित कर सकते हैं। तो ये भी इस वजह से नहीं है। इट इज़ मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्लांट स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ में एनिमल का कंजर्वेशन होता है। तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पोचिंग और कैप्चरिंग करना सख्त मना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द कैरिकुलम प्लानिंग इन साइंस, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, कोई भी टीचर अगर कोई लेसन प्लानिंग कर रहा है या कैरिकुलम की प्लानिंग कर रहा है, तो वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही जो उसे करंट में पढ़ाना है उसको, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करता है। किससे, उसकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ प्लान कर कर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस हिसाब से बिल्कुल सही होगा। इट इज़ डन टू प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच लेसन, जो हर लेसन का एक ऑब्जेक्टिव टीचर को प्राप्त करना है, वो किस बेसिस पर प्राप्त करता है, टू बिल्ड अपॉन प्रायर लर्निंग, जो उसने पीछे सीखा है। और इसीलिए ही कैरिकुलम प्लानिंग होती है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए ही कैरिकुलम प्लानिंग की जाती है, कि जो ऑब्जेक्टिव अब मुझे प्राप्त करना है उसको मैं तभी प्राप्त कर सकूंगी जब मुझे उस ऑब्जेक्टिव को, उस लेसन को इस तरह से बनाना है कि ताकि वो प्रीवियस नॉलेज को भी जोड़ता हुआ बच्चे को समझाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ साइंस टीचर टू यूज इन रेस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, आस्क ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चन टू सिम्युलेट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, यही यहाँ पर गलत है। देखिए, जब मैं कोई बहुत ही टफ चीज़ पढ़ा रही हूँ उस समय मैं बच्चों से ओपन एंडेड मुक्त अंत वाले प्रश्न नहीं पूछूंगी। अगर मैं उनको पूछूंगी तो बच्चा पहली बात तो उनके आंसर दे ही नहीं पाएगा और वो उससे डर जाएगा। तो जब कोई हम बहुत भारी चीज़ पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उस समय हमें बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम तभी पूछते हैं जब बच्चों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है और बच्चे सिर्फ अपनी राय प्रकट करेंगे कि अगर ऐसा होता तो कैसे होता, ये होता तो कैसे होता, और उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ है क्या, तो उसके बारे में वो राय दे ही नहीं पाएंगे। तो जटिल, जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उस समय खाली ओपन एंडेड, यहाँ पर लिखा गया ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना अच्छा होगा बच्चे की थिंकिंग बढ़ाने, बच्चे की थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो यही यहाँ पर गलत है। उस समय हम खाली ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी सारे सही हो जाएंगे। टेक अ प्री टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, जी हाँ, जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे दिए, टीचर को ये पता करना है कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज थी, तो ये चीज़ वो कर सकता है, तभी
वो जो हार्ड कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाएगा। यूज़ मैनिपुलेटिव मटेरियल फॉर एक्सप्लेनिंग द सबटल प्रोसेस, गुण प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग करना। जी हाँ, जैसे चार्ट वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करके समझाना, ये बात बिल्कुल सही है। प्लान द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट बट विद इन द लेवल ऑफ द क्लास। जी हाँ, शिक्षण का जो स्तर होगा ना वो बच्चों के स्तर से थोड़ा सा तो ऊपर, लेकिन कक्ष का जो स्तर है उसके भीतर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3rd क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो मैं 4th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ बच्चों को। उसका अगर भारी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो मैं उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कक्ष के लेवल से ही बाहर हो जाए। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जैव विज्ञान में पाठ योजना डैश को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। लेसन प्लानिंग इन लाइफ साइंस शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ। कक्षा के औसत बच्चों की, यहाँ पर देखिए जब पर्टिकुलर बच्चों की बात हो ना तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस होता है। सब बच्चों को लेना है तो खाली औसत वाले बच्चों को लेंगे तो ये तो ऑप्शन ऐसे देखते ही बाहर कर दिया करो। अभिभावकों को संतुष्ट करना, सिर्फ पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है, इस हिसाब से हम पाठ योजना बनाएंगे, लेसन प्लान करेंगे? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य और अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, द कैरिकुलम गोल, जो हमारा गोल है कि हाँ हमें ये चीज़ आज अचीव करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ योजना बनती है और उसका कोई परिणाम निकल कर आए कि बच्चे क्या सीखेंगे, इससे कितना उनको समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें ही उनको ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करेंगे, शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।